हाय इन्वेस्टर, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल इन्वेस्ट विद फन। जैसा कि आपको नाम से लग रहा होगा, हमारे चैनल का नाम है इन्वेस्ट विद फन। मतलब सिंपल है कि इन्वेस्ट करो और इन्जॉय करो। ज़्यादा रोज़ रोज़ का उतार चढ़ाव, रोज़ रोज़ की न्यूज़ देखने की आपको ज़रूरत नहीं है। जो भी अपना काम वगैरह करते हैं वो करते हैं, बाकी इन्वेस्ट करके रखें, क्योंकि कोई कंपनी 1 या 2 दिन में आपको पैसा बना के नहीं देगी। हमेशा कोई कंपनी लंबे समय में ही आपको पैसा बना कर देगी। और हम इस चैनल पे जो भी डिस्कस करेंगे किसी स्टॉक का नाम या किसी म्यूचुअल फंड के नाम, तो हम उसको बाय और सेल करने के लिए बिल्कुल भी सलाह नहीं देंगे। खाली नॉलेज पर्पज़ से हम ये वीडियो बना रहे हैं, और जितना भी नॉलेज ओपन पब्लिक फोरम पे अवेलेबल है उसी का प्रयोग करके, जितना भी इंटरनेट पर नॉलेज अवेलेबल है उसका प्रयोग करते हैं हम ये वीडियो बनाने जा रहे हैं। तो इसी क्रम में हमारा जो पहला वीडियो होगा वो हमारी पहली कंपनी जो होगी एक्सन कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट, एस, जो क्रेन वगैरह लिफ्टर वगैरह ये सब बनाती है। आपने शायद वो देखे ही होंगे उसके रोड वगैरह पे। तो सबसे पहले हम चलते हैं उसकी साइट पर। ये मैंने किसी साइट पर आ चुके हैं। आप देख ही सकते हैं कितने सुंदर, कितनी बढ़िया उन्होंने अपनी साइट को मेंटेन किया हुआ है। अच्छे से सारे अपग्रेड, मतलब सारे अपडेट मैंने दिए हुए हैं यहाँ पर। ठीक, हम सबसे पहले इधर क्लिक करेंगे 3 लाइन पर और सीधे इक्विपमेंट पर आएंगे। इक्विपमेंट पर जैसे आएंगे तो ये सब इनके इक्विपमेंट हैं। हम पहले पर क्लिक करेंगे मोबाइल क्रेन पर। जब मोबाइल क्रेन्स पर आते हैं तो आप ये देखिए यहाँ पर ये इनकी क्रेन है। और जो ये क्या बोलते हैं, लेफ़्ट साइड में आपके सबसे ऊपर लिखा हुआ है ना, ये इसके नीचे मोबाइल क्रेन्स ट्रक, ये जो पूरी लिस्ट है ये नीचे तक कहाँ तक है, ये एग्री इक्विपमेंट तक। तो आप लोग काउंट करो, आप देखिए कितने सेगमेंट में ये कंपनी मतलब काम कर रही है। मोबाइल क्रेन्स, ट्रक माउंटेन क्रेन्स भी इनके पास हैं। ये देखिए ट्रक माउंटेन क्रेन है 2 तरह की। ठीक, उसके बाद में क्रॉलर क्रेन है। क्रॉलर क्या यार, ये क्रॉलर क्रेन जो भी है ये 2 तरह की हैं। और भी काफ़ी चीज़ें, रफ़ ट्रेन, हाइड्रोलिक ट्रेन ये है इनके पास में। मतलब कि पूरा का पूरा एक पिलिंग रिग्स, ठीक, ब्लैक होल, पता नहीं क्या क्या ये बना रहे हैं। मतलब कि आप एक बार ये देखिए जो कंस्ट्रक्शन में काम आती हैं। आप इनकी साइट, आप सीधे इनके पिक्चर में दिखा देता हूँ क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा स्लो चल रहा है। आप सीधे आपको दूसरी तरफ लेके चलता हूँ, वहाँ पे आप देख लेना इस चीज़ के लिए। सारे पिक्चर ये डाउनलोड किए हुए हैं मेरे, मैं आपको एक पिक्चर सारा कुछ दिखा देता हूँ, ठीक है ना। तो हम सीधे चलते हैं अपने गैलरी में, पीपीटी पर करेंगी। उसके देखिए आपने ये देखा ही होगा, ये क्या काम करती है, जहाँ कोई बिल्डिंग वगैरह बनती है उसका जब लेंटर डलना होता है, उसकी छत डलनी होती है, तो उसके लिए क्या होता है कि घोल नीचे तैयार किया जाता है। उस घोल को ऊपर अगर हम लेके जाएंगे तो इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक, अगर हम लेबर लगाएंगे तो अगर दूसरी मशीन लगेगी तो वो एक पार्ट बाई पार्ट लेके जाएगी उसको, जो सही नहीं होगा, वो हमारा लिंटर अच्छा नहीं बैठेगा। तो क्या होता है, हमें कंटिन्यूअस चाहिए होता है लिंटर डालने के लिए मसाला। तो ये क्या करते हैं, वहाँ पे लग जाती है मशीन और इसमें पाइप लगा हुआ है जो सामान को नीचे से, उसको मसाले को नीचे से पंप करता है ऊपर को सीधे छत के लिए। जैसे कि कोई हम वाटर टैंक भरते हैं ना, ऊपर नीचे से पानी सीधे पंप के थ्रू ऊपर जाता है, तो ये वो काम करता है। तो इसमें क्या होता है कि जो लिंटर की कंसिस्टेंसी वो अच्छी रहती है। नहीं तो अगर आप दूसरी मशीनों का प्रयोग करेंगे, इसके पार्ट बाई पार्ट लेके जाएंगे, तो उससे वो इतना अच्छा, मतलब उसमें बेंडिंग नहीं बन पाएगी मसाले में। और आगे चलते हैं, ये बोरवेल वगैरह करने के लिए यूज़ होता होगा। देखो ये पाइप पड़े हुए हैं, पाइप को डालने के लिए अंदर, बोरवेल वगैरह ये सब करने के लिए यूज़ होता है। अंदर गड्ढा करने के लिए ज़मीन में पाइप डालने के लिए। ये देखिए मशीन खड़ी हुई है, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी चल रही है ज़ोरों शोरों पर। ये देखिए यहाँ पे कुछ बन रहा है, यहाँ भी इसकी मशीन की ज़रूरत पड़ रही है, खड़ी हुई है। और ये देखिए मॉल वगैरह कुछ है बड़ा सा, और यहाँ पर इसके सामान को नीचे से ऊपर ले जाने के लिए इस मशीन चाहिए ही है। यहाँ देखिए, और ये वेयर हाउस का देखो, इसका प्रयोग देखो, वेयर हाउस में खड़ी हुई है मशीन, और ये डब्बे वगैरह जमाने के लिए लगी हुई है। एस कंपनी का सारा प्रोडक्ट एस कंपनी का है ये। और यहाँ देखिए कितनी मशीनें यहाँ लगी हुई हैं। ये कोई टावर वगैरह बन रहे हैं, किसी कंपनी का बड़ा होगा, डीएलएफ वगैरह या फिर किसी और का। यही, क्योंकि यही कंपनी 2-4 कंपनियाँ हैं कंस्ट्रक्शन में जो काफ़ी अच्छा काम कर रही है, नोएडा वगैरह, गुड़गांव वगैरह में। तो एस, आप कभी निकलोगे बाहर तो आपको एस के प्रोडक्ट दिख ही जाएंगे इधर उधर चलते चलते। फिर ये एक तरह की क्रेन को कई टाइप की बना रहे हैं, हैवी लिफ्टर, लो लिफ्टर, कई तरह से। मतलब कि हम यहाँ देखिए 3 सेगमेंट है, TC5034, TC5040, TC5540। तो ये लोड के हिसाब से हैं। ये तो भाई इसको पता, इसको जानते हैं सब, ये क्या है। ठीक, ये वो है जो रोड में काम आती है, जहाँ रोड वगैरह बनती है वहाँ पे इसका प्रयोग होता है। एक साथ मतलब कि पैरेलल करने के लिए मिट्टी को या मसाले को। ये रोड रोलर है, मतलब उसको प्रेशर डाल, आपने देखा ही होगा। ये बना रही है एस कंपनी, इसको बना रही है। ठीक, ये है, ये मिट्टी वगैरह ट्रॉली में भरने के लिए, जहाँ पे कहीं से
मिट्टी उठ रही होती है ट्रॉली में भरने के लिए, ये भी वहाँ काम आती है। या फिर जहाँ पे रेत वगैरह की वो होती है ना, रेत वगैरह का जो दुकान कह सकते हो या शॉप कह सकते हो, जहाँ से हम ये कंस्ट्रक्शन सामान खरीदते हैं कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी का, तो वहाँ पे इसका ये खड़ा हुआ होता है। जो आपके जो ट्रैक्टर लेके जाओगे उसमें वो ट्राली में बजरी, रेत, सीमेंट ये वहाँ से उठा के आपकी ट्राली में भर देगा सीधे। ये वेयर हाउस में खड़ा हुआ है, ये भी इसकी मशीन है जो वेयर हाउस में बड़े बड़े स्टोर रूम में काम आती है। ठीक, ये छोटे छोटे जो ये जो क्या बोलते हैं, जो मॉल वगैरह होते हैं उनमें काम आती हैं। ये मैनुअली ऑपरेट की जाती हैं। ये भी ये बना रहा है छोटे सामान के लिए, जैसे कि कार्टन होते हैं एक मॉल के अंदर या फिर बड़े बड़े शॉप के अंदर कार्टन को एक स्थान से दूसरे स्थान तक लेके जाना है तो इनका प्रयोग किया जाता है। ये भी छोटे सामान के लिए। इलेक्ट्रिक भी बना रहे हैं, मतलब कि इसमें आपको इलेक्ट्रिक भी मिलेगी। देखिए पहले वाले देखिए ये इलेक्ट्रिक है, ठीक, ये चार्ज होकर चलती है, बैटरी पे चलती है, बैटरी ऑपरेटर है। ये देखिए ये भी इनका डॉक लीवर, ऑर्डर पिकर। ये ट्रैक्टर सेगमेंट में कितना तरह के ट्रैक्टर हैं, इनके ट्रैक्टर काफ़ी सारे के ट्रैक्टर इनके पास में है। हर तरह का ट्रैक्टर है, हैवी काम के लिए, लो काम के लिए, 4x4, 3 सिलेंडर, 2 सिलेंडर, अप टू 4 सिलेंडर। ठीक, और ये मिनी ट्रैक्टर छोटे छोटे जो खेती बाड़ी में काम आता है। ठीक, खेती बाड़ी में सभी काम आते हैं लेकिन छोटे काम के लिए इसका प्रयोग कर सकते हैं। या फिर ये उस काम में भी आता है जब कहीं कुछ सामान लेके जाना होता है, रेत वगैरह, और गली छोटी है, या फिर आपने देखा होगा आपके आसपास काफ़ी दिखाई देता होगा ये छोटे छोटे ट्रैक्टर। जब कोई छोटी ट्राली, कहीं रेत वगैरह, आपको कोई घर वगैरह बनवाना है तो वहाँ तक बड़ा ट्रैक्टर नहीं आ सकता रेत वगैरह लेके, तो ये छोटा ट्रैक्टर वहाँ पर काम आता है। तो आपने देखा ही होगा। तो ये भी ये बना रहा है, मतलब कि इसने क्या कर रखा है, हर सेगमेंट को इन्हें कैटर किया हुआ है। आप कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी कुछ भी देख लो सब। और हम सीधे लेके चलेंगे आपको इस स्क्रीनर साइट पर, जहाँ पे हम इसका फंडामेंटल डिस्कस करेंगे। ठीक, फंडामेंटल डिस्कस करने के बाद हम फिर सीधे टेक्निकल पर जाएंगे। तो हम सीधे चलते हैं, सीधे इसके इस स्क्रीनर पर इसको खोल लेते हैं, और स्क्रीनर के बाद हम सीधे वहाँ पर लेके चलेंगे आपको। ये साइट खुली हुई है और इस स्क्रीनर पर ये खुला हुआ, हमने पहले से खोल कर रखा हुआ है। ठीक, हम इसमें ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, उसके लिए हम सेपरेट अलग से वीडियो बनाएंगे कि इसके जो टर्म्स हैं सारे के सारे इस स्क्रीनर साइट के, वो क्या क्या चीज़, किसका क्या मतलब होता है, उसके लिए हम अलग से सेपरेट वीडियो एक बना देंगे। उसको आप देखकर चीज़ें समझ सकते हो, क्योंकि इसमें काफ़ी चीज़ें होती है। अगर इसका वीडियो हम बना लेंगे तो कम से 2 से 3 घंटे बन सकते हैं, और 2-3 पार्ट में वीडियो बनेगा। हम इसमें मेन चीज़ें डिस्कस करेंगे और ज़्यादा कुछ डिस्कस नहीं करेंगे। जो हमें जिन चीज़ की ज़रूरत है वही डिस्कस करेंगे। मार्केट कैप 17,556 करोड़ है, 565 करोड़ है, मतलब एक अच्छा है, अभी बहुत ग्रोथ के चांस है। अभी स्मॉल कैप इसको बोल सकते हो या फिर मिड कैप इस कंपनी को बोल सकते हो। ठीक, और स्टॉक का पी थोड़ा सा महंगा है, क्योंकि अच्छा जो स्टॉक हो आपको थोड़ा सा महंगा ही मिलेगा। ठीक है ना, उसको लोग प्रीमियम, रिटेलर प्रीमियम देगा ही देगा, या फिर इन्वेस्टर्स को प्रीमियम देंगे ही देंगे, तो उसका पी हमेशा हाई ही मिलेगा। लेकिन होता क्या है, जब पी हाई होता है तो कंपनी का रिजल्ट अच्छा है तो वो री रेट हो जाता है, क्योंकि उसकी EPS, अर्निंग पर शेयर बढ़ता रहता है, और धीरे धीरे पी री रेट होता रहता है। हम डिस्कस करेंगे इसका इसका ROC, रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉय, जो बहुत अच्छा है। मैं ये 15 से 20 के बीच में मिल जाता तो अच्छा माना जाता है, लेकिन हमें यहाँ पे 40 का मिल रहा है। दूसरा ROE, ये भी वही है, 15 से 20 के बीच में बहुत अच्छा माना था, लेकिन हमें 30 का मिल रहा है रिटर्न। ठीक है ना, और बस थोड़ा सा अगर महंगा है तो इसका पी हल्का सा महंगा है। बुक वैल्यू को देखा जाए तो बुक वैल्यू इसकी 100 रुपये है। बुक वैल्यू कुछ नहीं होती, बुक वैल्यू सिंपल हुआ है, अगर आज कंपनी अपना बिजनेस वगैरह सब कुछ खत्म कर दे तो एक स्टॉक प्राइस के हिस्से में, नहीं, एक अगर किसी व्यक्ति के पास एक शेयर तो उसके हिस्से में आने वाला पैसा बुक वैल्यू उसका होता है। अगर कंपनी अपना सारा बिजनेस लोन चुका दे, इतना हिस्सा, इतना रुपया उसके हिस्से में आएगा। करंट प्राइस के हिसाब से अगर लें तो इसकी बुक वैल्यू पे थोड़ा महंगा है, 14 के आसपास इसकी बुक वैल्यू आपको देखने को मिलेगी जब हम नीचे चलेंगे। तो चलिए अब नीचे की तरफ बढ़ते हैं। ये स्टॉक का प्राइस चार्ट है, जिसने लंबे समय में हमेशा अच्छा ही किया है। ठीक, और थोड़ा पी पे देखते हैं तो पी पे तो थोड़ा सा ये महंगा है ही। पी चार्ट, इसका पी चार्ट ऑल टाइम हाई तो नहीं कह सकते, थोड़ा सा करेक्शन हुआ है स्टॉक में तो है। और देखते हैं सेल्स मार्जिन। आप सेल्स मार्जिन देखें, कंटिन्यूअस बढ़ते जा रहे हैं, धीरे धीरे स्लोली देख लो, सेल्स मार्जिन है। ठीक है ना, ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, नेट प्रॉफिट मार्जिन यहाँ पे दिखाया गया है। नेट प्रॉफिट मार्जिन को ब्लू लाइन से, नेट प्रॉफिट मार्जिन को ग्रीन लाइन से दिखाया गया है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन को येलो लाइन से दिखाया है। जो अगर देखा जाए तो धीरे धीरे बढ़ ही रहे हैं, और क्वार्टरली सेल्स को इनमें वर्टिकल लाइन में दिखाया गया है, जो धीरे धीरे बढ़ते जा रही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये प्रोस एंड कॉन्स है, स्टॉक इज ट्रेडिंग 40 टाइम बुक वैल्यू। तो मैंने कहा था ना ऊपर की तरफ के 14 के आसपास की बुक वैल्यू आएगी, तो वही यहाँ दिखा रखा है। कंपनी हैज़ रिड्यूस्ड डेट, यानी कंपनी अपना कंटिन्यूअस क्या कर रही है, अपना जो कर्जा है उसको कम करते जा रही है। ठीक है, कंपनी हैज़ ऑलमोस्ट डेट फ्री, कोई किस पर कर्जा फिलहाल के लिए अभी है नहीं है। ठीक है ना,
हम यही देखेंगे। और आगे आप चलते हैं, कंपनी हैज़ डिलीवर गुड प्रॉफिट, ठीक, कंपनी हैज़ डिलीवर गुड प्रॉफिट ग्रोथ 42 ओवर लास्ट, पिछले 5 साल से कंपनी ने जो प्रॉफिट ग्रोथ दी है, जो कंपनी ने प्रॉफिट बढ़ाया है 42% की दर से बढ़ा है, ठीक है ना। और नीचे दे रखा है हमारा ये डेब्टर डेज हैव इम्प्रूव्ड 30 to 20 डे। डेब्टर डेज मतलब कि उन्होंने सामान बेचा, उसका पैसा आने में इनके पास तक कितना टाइम लग रहा है, ठीक है ना। तो पहले 30 दिन लग रहे थे, अभी 20 दिन में इनके पास पैसा आ जा रहा है, जो एक अच्छी चीज़ है, मतलब कि पैसा फंसा हुआ नहीं है, पैसा टाइम से मिल जा रहा है और इसका कोई खास मतलब नहीं है। इनकी पीयर कंपनियां हैं जो मतलब इसी सेगमेंट में लगभग इस पूरी तरह से सेगमेंट इस तरह का काम करती हैं। जुपिटर वैगन जो ट्रेन रेल के लिए काम करता है, ज्योति सीएनसी जो खराद मशीन बनाता है, टीटागढ़ रेल सिस्टम इसमें दिखा रहा है, तो ये भी रेल सेक्टर के लिए काम करता है। अच्छी कंपनी है भी, इसका आप इंडिविजुअली जाकर पढ़ सकते हो, देख सकते हो इसके फंडामेंटल वगैरह सब कुछ। और आगे देखेंगे इसका क्वार्टर सेल कितना बढ़ता जा रहा है, ठीक। देखो जैसे कि लास्ट क्वार्टर मार्च 24 836 करोड़ की इन्होंने सेल करी। हम इसको कंपेयर करेंगे पिछले क्वार्टर से, पिछले क्वार्टर मतलब कि सेम पिछले मार्च क्वार्टर से ही पिछले, क्योंकि अगर हमें कंपेयर करना है सेल का तो हम क्वार्टर दर क्वार्टर करते हैं और इस करंट क्वार्टर को पिछले ईयर के क्वार्टर से कंपेयर करते हैं। जैसे कि अगर हम शुरू करते हैं लेफ़्ट से, तो आप यहाँ देखोगे ये क्वार्टर है मार्च का, ठीक। इन्होंने सेल करी थी 457 करोड़ की, उसके बाद में 511 करोड़, उसके बाद में 613 करोड़, उसके बाद में 836 करोड़। इसलिए हम ऐसा करते हैं क्योंकि क्वार्टर दर क्वार्टर हम कंपेयर नहीं करते हैं, क्योंकि हर क्वार्टर का हिसाब अलग होता है। अगर हम किसी, अब सपोज एग्जांपल ले लो, अगर आप कोल्ड ड्रिंक की कंपनी देखोगे तो वो जून में अच्छी सेल करेगी, ठीक है ना, और वो जनवरी में अच्छी सेल नहीं करने की, तो इसलिए जो मार्च क्वार्टर होगा वो डाउन होगा और जून का जो क्वार्टर होगा वो उसका अच्छा ही जाएगा। तो इसलिए हम क्वार्टर दर क्वार्टर, इसलिए इसका जो जून क्वार्टर है उसको पिछले जून से कंपेयर करेंगे, उन्हें पिछले क्वार्टर में कितनी सेल करे थे, वो करंट अभी कितनी सेल कर रहा है, ठीक है ना। तो इन चीज़ का हमें ध्यान रखना पड़ता है। वैसे हम बैक क्वार्टर से भी देख सकते हैं, और लेकिन इस कंपनी आप यही एक चीज़ आइडेंटिफाई करोगे कि प्रत्येक क्वार्टर पिछले क्वार्टर पे अच्छा ही गया है, इसका कोई क्वार्टर डाउन नहीं रहा है, ठीक। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो क्वार्टर दर क्वार्टर मार्च 22 का क्वार्टर थोड़ा डाउन रहा था, उसके बाद से कोई सा क्वार्टर डाउन नहीं रहा, ठीक है ना। और देखा जाए तो पिछले अप्रोक्स 2 साल में इसकी सेल जो नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट डबल हो गया है। और बात करें हम अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की, तो देखिए ऑपरेटिंग जो कभी 9-10 के हुआ करते थे वो बढ़ते बढ़ते आज 16 पे आ गए, यानी कि एक चीज़ बढ़िया हो रही है। यानी कि आप समझिए इस चीज़ को, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कितना से बढ़ रहा है, मतलब कि इंप्रूविंग आ रही है ओपीएम में। और ये चीज़ बढ़िया कि कहते हो कंसिस्टेंस होनी चाहिए, बढ़ते हुए क्रम में होनी चाहिए, यानी कि यहाँ पे बढ़ते हुए क्रम में, तो इस कंपनी के लिए बहुत अच्छी बात है ये, जो धीरे धीरे बढ़ रहा है, ठीक है ना। तो अभी हम आगे डिस्कस करेंगे इसका नेट प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट का। तो नेट प्रॉफिट की बात करें तो ये भी धीरे धीरे स्लोली मूवमेंट में, जो कभी पहले 19, 23, 28 का हुआ करता है, ये बढ़ते बढ़ते 36, 45, 52 और अभी 90, 100 तक आ गया है। और बात करें ईपीएस की, अर्निंग पर शेयर का मतलब सिंपल होता है अर्निंग प्रति शेयर, एक शेयर के रेस्पेक्ट में कंपनी कितना कमा रही है, ठीक है ना। जैसे अर्निंग पर शेयर बढ़ता है वैसे वैसे पी घटता है, प्राइस अर्निंग, क्योंकि सिंपल होता है प्राइस बटे अर्निंग, तो उसका पी प्राइस बटे अर्निंग, तो पी निकल के आता है। तो ये भी धीरे धीरे बढ़ रहा है, जो कभी 1-2 का हुआ करता था यहाँ 2 रुपये 3 रुपये तक, अभी वो 8 रुपये हो गया, यानी डबल हो गया पिछले 1-2 सालों के अंदर, ठीक है ना। आगे हम बात करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस ईयरली, ठीक है ना। ये स्टैंड अलोन है, स्टैंड अलोन ही हम देखते हैं। स्टैंड अलोन में खाली इस कंपनी का हम देख रहे हैं, जो इसकी पीयर कंपनी है, या फिर इसके मतलब जो इसकी पेरेंट कंपनी है उनका हम नहीं देख रहे, खाली इसी कंपनी का देख रहे हैं। हो सकता है मैं कहीं ना कहीं मैं भी चीज़ें गलत, मैं भी कोई लर्निंग स्टेज हूँ, मैं आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो आप भी सीख रहे हो, मैं भी आपके साथ में सीख रहा हूँ। तो अगर आपको लगे कहीं ये चीज़ मैंने गलत बताई है तो ज़रूर मुझे कमेंट करके बताएं, ताकि हम उसमें सुधार कर सकें, ठीक है ना। हम इसका लेते हैं 2013 से। 2013 में 668 करोड़ की सेल करी, 2014 में 615, फिर 558। ये साल इसके थोड़े से ख़राब रहे थे 2016, लेकिन उसके बाद से 2017 में सुधार हुआ, फिर उसके बाद सीधे मतलब अच्छा जंप आया सेल में। और मार्च 1342, मार्च 20 मतलब कोविड का टाइम था, तो कोविड टाइम को तो देखो कोई सी कंपनी का आप उठा के देख लो, इक्का दुक्का कोई मिल जाए आपको जो अच्छा ग्रोथ करी हो, लेकिन सारी कंपनियां गिरी ही थी। खाली आइनॉक्स पीवीआर को अगर देखें, कोविड टाइम में थोड़ा उन्होंने भी वो भी खराबी हुई थी अच्छी तरह से, क्योंकि बिजनेस सारे ख़त्म हो गए, तो उन पर तो बहुत इसका नेगेटिव फ़र्क पड़ा था, ठीक है ना। और ये देखिए मार्च 21, मार्च 22 और मार्च 23, और ये देखिए यहाँ पे इस चीज़ को यहाँ इससे और इसको कंपेयर करें तो पिछले 2 सालों में लगभग डबल, यानी कि 1630 से सीधे 3000 के आसपास सेल हुई है। यानी कि ऑपरेटिंग
ठीक, इतना हो गया। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें साल दर साल पे, तो जो कभी 4-5% के हुआ करते हैं, यानी कि कंपनी की सेल और जो खर्च हो रहा है, जो बचा था, वो 4 से अगर 100 रुपये की वो सेल कर रहे हैं, तो मात्र ये मान के चलिए कि 96 उनका खर्च हो जा रहा है, 4 या 5 रुपये बचा रहे थे यहाँ तक। और अभी आते आते वो 100 रुपये की सेल करके इतने रुपये बचाने लगे, 14 रुपये, जो धीरे धीरे कंपनी के लिए अच्छा है। मतलब कि सब चीज़ें अच्छी चल रही हैं अगर देखा जाए तो। हर चीज़, जो चीज़ को बढ़ना चाहिए वो बढ़ रही है, जिसको घटना चाहिए वो घट रही है। आगे हम बात करते हैं नेट प्रॉफिट की। तो नेट प्रॉफिट अगर हम देखें इसका, जो कभी यहाँ कहाँ था ये रहा, 7, 8, 14 के आसपास झूल रहा था, वो भी एकदम से कुछ सालों में, पिछले 4-5 सालों के अंदर ही देख कहाँ तक आ गया, 328। अब पिछले 2 साल से भी कंपेयर करें तो 3 गुना नेट प्रॉफिट बढ़ा है। और ईपी अर्निंग पर शेयर की बात करें ईयर ओ ईयर, ठीक है ना, तो अर्निंग पर शेयर देख किस तरह से बढ़ते 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 जब कभी वो डाउन था 27 रुपये तक पहुँच जाएगा। ये जितना बढ़ेगा उतना अच्छा हमारे लिए, क्योंकि ये जितना बढ़ेगा उतना पी घटेगा, उतना पी घटा था कंपनी का वैल्यूएशन सस्ता होगा, कंपनी का वैल्यूएशन सस्ता होगा तो उसमें इन्वेस्टर आएंगे, रिटेलर आएंगे, ठीक। और बात करते हैं कंपाउंड सेल्स ग्रोथ। कंपाउंड से मैं सिंपल भाषा का प्रयोग करूँगा, ठीक है ना। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर मुझे बताएं कि हाँ भाई ये चीज़ तुमने सही से नहीं कर पाए हो, तो अगली बार से इस चीज़ को अच्छे से करेंगे, क्योंकि हम एक के बाद एक, हो सकता है हम हर हफ्ते कोशिश करेंगे, हर हफ्ते एक वीडियो लेके आएँ कंपनी को, ठीक है ना। तो कंपाउंड सेल्स ग्रोथ आप यहाँ देखिए, कंपाउंड सेल्स ग्रोथ 10 साल का 17%, और ट्रेलिंग 12 मंथ, ट्रेलिंग 12 मतलब पिछले 4 क्वार्टर को अगर हम उठा के रखें तो उनमें कितना क्या है, 35%, ठीक है ना। कंपाउंड प्रॉफिट ग्रोथ, कंपाउंड प्रॉफिट को मतलब सब कुछ खत्म करा के जो कंपनी खर्च करा प्रॉफिट कितना कमा रही है, तो कंपाउंड प्रॉफिट ग्रोथ इतना है, ठीक है ना। 10 साल का 56%, TTM पर 104%, यानी कि बहुत अच्छा कहा जाए कि मतलब इससे अच्छा और क्या कोई कंपनी यार ग्रोथ करेगी, इससे अच्छा और क्या कंपनी अपना आपको मेंटेन करेगी। स्टॉक प्राइस CAGR, स्टॉक प्राइस पिछले 10 सालों में 50% की दर से बढ़ा है। आप समझ ही सकते हो, अगर आप देखोगे कंपाउंड से 50% दर से बढ़ रहा है, एक अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और लास्ट ईयर में स्टॉक ने दिया है 200% का रिटर्न, ठीक है ना। रिटर्न ऑफ इक्विटी आप देख ही सकते हो, बहुत अच्छे वैल्यूएशन पे भी ये सब चीज़ें चल रही हैं इसमें। और अभी आगे हम बात करते हैं बैलेंस शीट की। बैलेंस शीट में मेन चीज़ें क्या होती है, एक तो होती है रिजर्व और बोरोइंग देखने वाली होती है, बाकी और भी काफ़ी चीज़ें देखने वाली, वो धीरे धीरे बाद में आप जैसे देखोगे धीरे धीरे समझ जाओगे, क्योंकि एक वीडियो में सब कुछ डिस्कस करना, फिर वीडियो 2 से 2.5 घंटे का हो जाएगा, वो हमारे किसी मतलब का नहीं है, कोई भी नहीं देखेगा, आप भी नहीं देखोगे, ठीक है। आप स्किप कर देखो, आपको कुछ समझना, तो इसलिए कि मैं यही कोशिश करूँगा कि आप कम देखो लेकिन अच्छा देखो, ठीक है ना। अब सबसे पहले बात करते हैं रिजर्व। रिजर्व मतलब जो कंपनी के पास पैसा है, जैसे कि आपके पॉकेट में कितना मना है, आपके खाते में कितने रुपए पड़े हुए हैं। रिजर्व में मतलब कि रिजर्व आप समझते हो रिजर्व चीज़ें क्या होती है, रिजर्व करेंसी या फिर रिजर्व पैसा आपके पास है, एडवांस में रखा हुआ है पहले से ही, तो वो चीज़ धीरे धीरे आप यहाँ देखोगे कि वो चीज़ धीरे धीरे बढ़ती जा रही है इनके पास, मतलब कि पैसा इनकी जेब में आ रहा है और ये उसको सेव करके रख रहे हैं। दूसरा मेन चीज़ है कर्जा, ठीक। कर्जे का सिंपल कॉन्सेप्ट है, कर्जा जितना ज़्यादा होगा तो आपका प्रॉफिट पर फ़र्क डालेगा, आप कितनी सेल्स करें, लेकिन आपका इंटरेस्ट ज़्यादा जा रहा है तो आप मतलब आपका जो है प्रॉफिट नहीं आ पाएगा। यहाँ क्या है, इन्होंने अपने कर्ज को बिल्कुल ख़त्म कर दिया, 4 करोड़ बचा है, हो सकता है अगले क्वार्टर में ये भी ख़त्म कर दें। यहाँ देख रहे हैं 82 से 55 से 30 से 7 से 4 करोड़ का कर्जा बचा, यानी कि जो इनका जो इंटरेस्ट जा रहा था वो सीधे सीधे प्रॉफिट में आ चुका है इनका भी, तो इसलिए प्रॉफिट इतना दिखा रहा है, और हो सकता है अगले क्वार्टर में ये भी ख़त्म कर दें, ठीक है ना। और CWIP का मतलब होता है, इसका मतलब जो पैसा इनका लगा हुआ है, कोई नया प्लांट वगैरह लगाने के लिए, कोई नई मशीनरी बनाने के लिए कोई प्लांट लग रहा है, तो उसके लिए जो पैसा लगा हुआ है ये बढ़ रहा है, मतलब इनका इसका मतलब सिंपल है कि ये कुछ ना कुछ नया प्लांट या फिर नया कुछ ना कुछ ऐसा कर रहे हैं, या फिर ग्रीन फील्ड कैपेक्स या ब्राउन फील्ड कैपेक्स। ये कैपेक्स वगैरह क्या होते हैं वो सब धीरे धीरे आपको अगली वीडियो में, कुछ नई वीडियो में बताते रहूँगा, स्लोली सब सिखा दूँगा धीरे धीरे, लेकिन एकदम से एक वीडियो में आप सब कुछ नहीं सीख सकते। मेरा पर्पज़ ये नहीं कि आपको कुछ समझ में आए, मेरा पर्पज़ ये है कि आपको सब कुछ समझ में आए, लेकिन अगर मैं ज़्यादा वो सब ऊपर उतर जाएगा, तो इसलिए कुछ चीज़ें मैं यहाँ पे शेयर करते हुए चल रहा हूँ बीच बीच में। जैसे मैंने भी आपको ऊपर शेयर किया है बोरोइंग और रिजर्व, तो आपको समझ आएगा। बोरोइंग मतलब कर्जा घट रहा है, तो भाई अगर कोई व्यक्ति अपना कर्जा घटा रहा है तो अच्छा ही कर रहा है, अगर कर्जे में डूबते जा रहा है तो आप उसकी हालत देख सकते हो, ठीक है ना। और ये चीज़ अगर वो कहीं पे इन्वेस्ट कर रहा है, सपोज करो कोई आदमी अगर वो कहीं ज़मीन में ले रहा है खेती बाड़ी करने के लिए, कुछ करने के लिए, तो समझ लो उसने अगर पैसा कहीं लगाया हुआ है तो ये वो पैसा है, प्लांट वगैरह कुछ लगा रहे हैं तो उसका पैसा है, ठीक है ना। तो ये बढ़ रहा है इनका। और अदर आगे नीचे आ जाओ, डेप्टर डेज का मतलब सिंपल है, आपने माल बेचा, आपके पास कितने दिन में पैसा आ जा रहा है, ठीक है ना। तो इनका जो पैसा कहीं 50-60 दिन ले रहा था, 21 दिन में इनके पास आ जा रहा है। और दूसरा कैश कन्वर्जन साइकिल मतलब होता है कि आपने कहीं से पैसा उठाया, बिजनेस करा, सामान बनाया, मतलब बिजनेस का मतलब कुछ भी आइटम बनाया और बेचा, उसका वो कितने दिन में, ठीक है ना, आप उस पैसे को
आपके पास वापस से उसका जो प्रॉफिट है वो आ जा रहा है। तो इसमें कभी जिनमें मतलब कि कहीं से पैसा उठा के फिर माल बनाना, रॉ मटेरियल खरीदना और फिर उसको जाके बेच देना, फिर उधर से पैसा आना, जो उसमें कितना टाइम लग रहा था, 80 दिन 57 दिन, अभी मात्र 4 दिन पे आ गया। 4 दिन का मतलब सिंपल है कि पास पहले ही पैसा आ जा रहा है, ठीक है ना। इनके पास पैसा पहले ही आ जा रहा है एडवांस में। जैसे आप रॉयल एनफील्ड बाइक बुक करने जाओगे तो आपको वो नहीं देगा, बोलेगा नहीं आप जमा कर दो और बुक कर दो, 1 महीने बाद आपकी बाइक आ जाएगी। तो वही साहब यहाँ पर अगर कोई भी सामान इसका क्रेन वगैरह लेने जा रहा है तो भाई हाथों हाथ नहीं मिल रही है, ठीक है ना। तो वो आपको पैसा जमा करना पड़ेगा और वो तब आपके नाम पर रजिस्टर कर देंगे, जो से भी आपको 1 महीने बाद 2 महीने बाद जब उनकी टाइम लाइन होगी उसके हिसाब से आपको वो चीज़ मिल जाएगी। और फिर अब हम बात करते हैं वर्किंग कैपिटल की, ठीक। वर्किंग कैपिटल सिंपल कुछ नहीं होता, ये भी वही है कि भाई आपने पैसा उठाया, ठीक है ना। वर्किंग कैपिटल डेज कितने दिन में उसको आप सामान बना के बेच के पैसा आपके वो पूरा एक साइकिल घुमा दे रहे हो, ठीक है ना। तो कुछ हो सकते मैंने भी सब चीज़ें थोड़ा थोड़ा देखी हैं और कहीं कमी हो तो आप बताना। और उसमें मुझे लगता है कहीं ना कहीं मैं कमी कर देता हूँ, कोई चीज़ें याद नहीं रह पाती हैं, कहीं ना कहीं भूल ही जाता हूँ कुछ चीज़ें, ठीक। यहाँ नीचे आ रहा है इधर का शेयर होल्डिंग पैटर्न को अगर हम ध्यान से देखते हैं तो जो प्रमोटर हैं पिछले काफ़ी टाइम से कोई भी अपनी शेयरिंग उन्होंने नहीं करी है, बराबर इसमें बने हुए हैं। और एफआई की बाइंग देखो, एफआई कंटिन्यूअस, यानी फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर जो हैं, फॉरेन वाले हैं, वो धीरे धीरे इसमें बाइंग अपनी बढ़ाते जा रहे हैं, ठीक है ना। पब्लिक मतलब हम जैसे इन्वेस्टर कह सकते हो, रिटेल इन्वेस्टर, जो पैसा उनकी होल्डिंग कम हो रही है। उनकी होल्डिंग कम क्यों होती है? क्योंकि जो स्मार्ट मनी होती है उनसे स्टॉक खरीद देती है, वो बेच देते हैं और बेच के निकल जाते हैं। जैसे कि एफआई ने बढ़ाई है, ठीक है ना। तो एफआई की बढ़ रही है तो कहीं ना कहीं पब्लिक की कम होगी ही, क्योंकि उनके पास प्रमोटर बेच नहीं रहे हैं उनको, तो पब्लिक से माल उठा रहे हैं धीरे धीरे, ठीक है ना। तो ये चीज़ अच्छी है। ये पीपीटी यहाँ पे देखोगे आप, ये कौन कॉल वगैरह, फाइनेंशियल रिजल्ट यहाँ से देख। क्रेडिट रेटिंग मतलब क्या होता है? जैसे हम किसी हम प्ले स्टोर पर जाते हैं तो किसी एप्लीकेशन को रेट करते हैं, भाई एप्लीकेशन बढ़िया है वो है, तो कंपनी अपनी रेटिंग बनवाती है। इसके लिए कंपनी इकरा है, क्रेसिल है और एक दो और हैं। रेट वो शायद देखना पड़ेगा और कौन इकरा और क्रिसिल का तो पता है। रेटिंग लेती हैं, अगर रेटिंग की जैसे कोई कितने स्टार रेटिंग है, इसमें कैटेगरी होती है A+, A1, A+, इस तरह से काफ़ी रेटिंग होती है। आप देखोगे तो खुद से पढ़ के देख लेना, उसमें मिल जाएंगी। बाद में वीडियो तो बनाऊंगा ही बाद में धीरे धीरे, क्योंकि पहली वीडियो सब कुछ मैं चीज़ नहीं शेयर नहीं कर सकता आपके साथ में, क्योंकि इतना शायद मैं करूँगा तो वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगा और आप भी कहोगे यार ये क्या बना दिया, ठीक है ना। अब बात करते हैं पीपीटी की। पीपीटी होता है इसका ये कॉन्क्लूड, अगर यहाँ जाएंगे पीपीटी मतलब पूरे साल का लेखा, जो पूरे 1 क्वार्टर का लेखा जोखा होता है, साल में 4 बार इनका रिजल्ट आता है। तो ये 4 बार ही पीपीटी या 5 ज़्यादा टाइम भी दे सकते हैं, ठीक है ना। पीपीटी इसको अगर हम खोलते हैं तो डाउनलोड हो जाएगी, फिर डाउनलोड होकर इसको खोल के दिखाते हैं। मतलब पूरा इनका ये समझ लो कि शॉर्ट टर्म का लेखा जोखा इसके अंदर होता है। डाउनलोड, ये हम इसकी पीपीटी पर आ चुके हैं। पीपीटी मतलब ये उसके अपडेट देख सकते हैं यहाँ से, कब इन्होंने ये लास्ट टाइम दी थी, मई 21 लास्ट पीपीटी है, मई 21 को दी थी, मई 21 2024। अभी हम फंडामेंटल स्क्रीन पर देख के आ रहे हैं, उसी के बारे में यहाँ पे थोड़ा बताया गया है, क्योंकि वो भी यहाँ डाटा स्क्रीनर भी डाटा कंपनी का यहीं से लेता है, इनकी रिजल्ट वगैरह से उठा के यहाँ पे अपडेट करता है, ठीक है। इन्होंने सबने अपने प्रोडक्ट के बारे में यहाँ बताया हुआ है, भाई क्या क्या चीज़ हम कर रहे हैं, ये यहाँ पे सब कुछ ये थोड़ा सब कुछ बताया हुआ है, ठीक। ये सब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। यहाँ देखिए आप, अब ये मेन चीज़ यहाँ पर अब है मेन चीज़, जो मेन चीज़ देखने वाली है, यहाँ पे आपको काफ़ी कुछ जानने को मिलेगा, ठीक है ना। कि जो फ्यूचर ट्रिगर हैं, ग्रोथ ट्रिगर हैं, वो क्या क्या चीज़ हो सकती है। देखिए स्टेब्लिश ब्रांड इंडस्ट्री में इतना है, ठीक। ये देखिए, वर्ल्ड लार्जेस्ट पिकअप एंड कैरी कैन मैन्युफैक्चर विद पैन इंडिया एंड ग्लोबल प्रेजेंस इन ओवर 37 कंट्री में इनका बिजनेस अभी चल रहा है, ठीक है ना। वैल्यू फॉर मनी इक्विपमेंट विद फोकस ऑन इक्वालिटी एंड रियलिटी, मतलब कि वैल्यू फॉर मनी, आप अगर प्रोडक्ट खरीदते हो तो आपको जितना पैसा आप दे रहे हो उसकी उतना ही अच्छा प्रोडक्ट आपको मिलेगा। ये नहीं कि आपने पैसा दे दिया, इतना प्रोडक्ट ख़त्म है, आप ला के उसको ना ही ठाई घूम रहे हो, या आज ये ख़राब हो गया, आज वो ख़राब हो गया। उनकी क्वालिटी है और इसलिए क्वालिटी अच्छी है, इसलिए आपको रोड वगैरह, हाईवे वगैरह आप जब निकलोगे बाहर तो आपको एस के क्रेन वगैरह दिख ही जाएंगे आसपास घूमते हुए कहीं ना कहीं। 2-4 तो अभी क्या है, इसने क्या किया है कि इससे पहले एस्कॉर्ट वगैरह का ये मार्केट ग्रुप, ये समझ लो कि खा ही चुका उनका मार्केट, वो अब बिकती नहीं है इतनी एस्कॉर्ट वगैरह के, आज इसी की क्रेन ज़्यादा बिक रही हैं, ठीक है। और ये देखिए, अब आगे आइए, ठीक, ये देखिए, कस्टमर क्रिटिकल ऑर्गेनाइजेशन विद इन डेप्थ मार्केट इंटेलिजेंस हैविंग 20,000+ स्ट्रॉन्ग कस्टमर बेस। 20,000 मतलब इन्होंने इतने वो दे रखे हैं, अपनी जो आउटलेट इनकी खुली हुई इतनी जगह पे हैं, यानी कि अप्रोक्स
इतनी आउटलेट इनके होंगे तो कोई दिक्कत ही नहीं भाई, किसी दूर जाने की ज़रूरत नहीं, हो सके आसपास उनके डिस्ट्रिक्ट में ही कहीं ना कहीं क्रेन का शोरूम मिल ही जाएगा। ठीक। फास्टर सर्विस एंड प्रोडक्ट सपोर्ट, वाइड नेटवर्क अक्रॉस 100 लोकेशन इंडिया, मतलब कि आपको सर्विस करानी तो पूरे इंडिया में देखा जाए तो 100 लोकेशन है, यानी कि आसपास आपके कहीं ना कहीं 200-250 किलोमीटर की रेंज में आपके मिल जाएगा। क्योंकि पूरे भारत में 100 लोकेशन करना था, यानी कि अगर डिस्ट्रिक्ट वाइज भी ले तो 4 से 5 डिस्ट्रिक्ट में एक जगह, तो वही 200-250 किलोमीटर के अंदर में आपको इसकी सर्विस मिली जाएगी। ठीक। आगे बात करते हैं हम इनकी सब ग्रोथ वगैरह, सब कुछ दिखा रखा है। देखिए कितने क्षेत्र पे कैटर कर रहे हैं। क्रेन्स, ये सब तरह की क्रेन्स हैं। ठीक। इतने तरह की क्रेन्स, हर तरह की क्रेन्स इनके पास आपको मिलेगी। ऐसा नहीं कि नहीं यार बस एक ही चीज़ बेच रहे हो, जैसे कि अभी अगर हीरो होंडा की बात करें, स्प्लेंडर भी स्प्लेंडर ही उनके पास है, 2-4 मोटरसाइकिल हो रहे हैं। इनके पास इतना प्रोडक्ट देखे कितने हैं, आप देख के चौंक जाओगे यार ये क्या क्या काम कर रहे हैं। मतलब कुछ नहीं छोड़ा इन्होंने, जितना कर सकते उतना अंदर तक गए हैं सिस्टम में। ठीक। कंस्ट्रक्शन देखो, जेसीबी जो बनाती है वही मशीन ये बना रही है, बुलडोजर से बोलते हैं, ये पता नहीं क्या क्या चीज़ बना रही है। हर चीज़ देखो आपको ये कहीं ना कहीं इनका प्रयोग मिलेगा। ये देखो आपने जहाँ पर रोड बनती है वहाँ देखा होगा इसको, ठीक है ना, मोटर ग्रेड है जो मिट्टी को इकसार करता है। यहाँ पर वहाँ देखा होगा ये जो है जब कोई ये आपको देखने को मिलेगा कहाँ पर, बताता हूँ मैं कहाँ देखने को मिलेगा, याद आया। जब कोई वो होता है ना पोल वगैरह, उसमें तार वगैरह कुछ करना होता है, पोल जो लाइट के पोल होते हैं बड़े बड़े, तो उसमें इसमें ऊपर की तरफ यहाँ एक आदमी बैठ जाता है, फिर उसको रिपेयर करता है जाके नीचे से ही, तो ये वो है। पर देखिए इस तरह का नहीं देखा होगा, इसमें इलेक्ट्रिक भी इन्होंने काफ़ी चीज़ें बनाई हैं। ठीक है ना। मैन्युफैक्चरिंग, वेयर हाउसिंग प्रोडक्ट है इनके ये सब। वेयर हाउस में कितने तरह के हैं देखो। उसके बाद नीचे आ जाओ, कृषि एग्रीकल्चर अगर लेते हैं तो एग्रीकल्चर में कृषि के लिए ये हैं। ठीक। ग्रोथ ड्राइवर्स यहाँ चीज़ें मेन चीज़ें आपको यहाँ मिलेगी देखने के लिए इसमें, कि अब ये देखिए ये क्या है, इधर क्या बोलते हैं इस राइट कॉर्नर में, यहाँ देखिए इस चीज़ को पढ़िए। लॉन्च ऑफ पीएम गति शक्ति प्लान। ठीक। 1 लाख करोड़ से ज़्यादा का इनका प्लान है खर्च करने का, जो गवर्नमेंट का प्लान चल रहा है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके जो भी है, होलिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर, भयंकर वाला इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने वाले हैं। और रेल की बात करें तो ठीक, ये यहाँ देखिए, अरे 400 न्यू वंदे भारत ट्रेन डेवलप इन द नेक्स्ट 3 ईयर। ठीक। कंस्ट्रक्शन डिवेलप न्यू प्रोजेक्ट विल बी गेटिंग 31,318 करोड़ एंड नेशनल हाईवेज स्पीड कॉरपोरेशन लिमिटेड विल बी अलोकेटेड 40,000 करोड़। ठीक है। अगर बात करें मैन्युफैक्चरिंग की, मैन्युफैक्चरिंग हब इंडिया आपको पता ही मैन्युफैक्चरिंग हब बना हुआ है। और हाईवे की बात करें तो आप यहाँ पे एक चीज़ आपको देखने को मिलेगी कि 32 प्रोजेक्ट इन कंस्ट्रक्शन, मोर देन 13,000 किलोमीटर अंडर द भारत परियोजना। ठीक है। 3.71 लाख किलोमीटर अंडर द PMGSY, ये कोई प्रधानमंत्री को योजना है। ठीक है। उसके बारे में यहाँ जिक्र कर रहा है इस चीज़ का। मतलब इतना पैसा खर्च करने जा रही है गवर्नमेंट इन जो इंफ्रास्ट्रक्चर पर, रोड पर, ट्रेन पर, तो भाई इसका तो प्रयोग होएगा ही होएगा, इसकी मशीनें यूज़ होएगी। तो आप समझ ही सकते हो। एग्रीकल्चर की बात करें, लॉजिस्टिक देखो, लॉजिस्टिक आप कहोगे लॉजिस्टिक में इसका क्या प्रयोग है, नहीं। अगर जहाँ लॉजिस्टिक का सामान है भाई, सामान बड़े डब्बे वगैरह एक जगह से दूसरे जगह पर भेजा है, तो उनको उठाने के लिए तो कुछ ना कुछ चाहिए, तो इनके पास वो लोडर है। मैंने दिखाया था ना पीछे, इलेक्ट्रिक भी है, नॉन इलेक्ट्रिक भी है। ठीक है। वेयर हाउसिंग में बता ही रहा था आपसे पहले कि जो बड़े बड़े स्टोर रूम होते हैं वहाँ पे इसका प्रयोग होता है, तो वहाँ भी होता है। एयरपोर्ट्स पर जो ट्रांसपोर्ट वाला सामान होता है, किसी को कुछ सामान पार्सल करना है तो एयरपोर्ट से बाहर से वो अंदर जाना होता है प्लेन तक, तो प्लेन तक ये जो जहाज़ है, बीच में सिक्योरिटी चेक होता है, वो अलग बात है, वो तो सब हो ही गई। तो वहाँ पे भी इसका प्रयोग होगा। और नए प्रोजेक्ट एयरपोर्ट्स वगैरह बनने वाले हैं। देखो ये यहाँ देखो, ये 2 चीज़ें आप मिल गई हमें, वेयर हाउस वाले प्रोडक्ट भी और ये भी। यहाँ देखो ये वाला 200 लो कॉस्ट एयरपोर्ट बीइंग बिल्ट इन नेक्स्ट 20 ईयर, यानी भारत में 200 नए एयरपोर्ट यहाँ बनने वाले हैं। ठीक। बनने वाले हैं लो कॉस्ट, मतलब कि वो पता नहीं जो भी है इनका वो देखने वाला है। ठीक। इंडियन, और यहाँ बात करते हैं इंडियन एविएशन इंडस्ट्री एक्सपेक्टेड विटनेस INR 35,000 करोड़ US डॉलर 4.99 बिलियन इन्वेस्टमेंट इन द अपकमिंग ईयर्स। ठीक है ना। मतलब इंडियन एविएशन मतलब कि जो ये फ्लाइंग वाला पूरा सिस्टम है, पूरा जहाज़ वगैरह, तो इतना इन्वेस्ट करने जा रही है। ठीक है ना, अपकमिंग ईयर्स में। तो भाई इतना पैसा आएगा तो कहाँ जाएगा, वो सब इनके प्रोडक्ट तो यूज़ होंगे ही होंगे। अब इनकी ग्रोथ देखिए, क्रेन्स, ये सेगमेंट वाइज क्वार्टरली सेल्स वॉल्यूम मतलब नंबर्स ऑफ क्रेन कितनी बेच रहे हैं। ठीक है ना। इसकी बात करते हैं।
क्वार्टर फोर मैंने बताया, क्वार्टर फोर ये इस साल का लास्ट क्वार्टर होता है, यानी कि जनवरी फरवरी मार्च वाला, ठीक है ना। तो ये लास्ट क्वार्टर फोर दिया है, क्वार्टर थ्री दिया है 24 का क्वार्टर थ्री मतलब फाइनेंशियल क्वार्टर थ्री, क्वार्टर फोर, एक मिनट ही थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है, क्या है क्वार्टर फोर फाइनेंशियल ईयर, फाइनेंशियल क्वार्टर फोर क्वार्टर थ्री फाइनेंशियल, हाँ। तो क्वार्टर थ्री फाइनेंशियल ईयर 23 का है लास्ट वाला, और क्वार्टर थ्री इसमें आ जाएगा आपका ये जनवरी, वो क्या बोलते हैं, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर वाला जो क्वार्टर थ्री कितनी सेल्स इनकी बढ़ी है आप देखिए। जो कभी ये बेच रहे थे 1957 क्रेन बेची है, 2320 क्रेन इन्होंने बेची है। फिर क्वार्टर फोर फाइनेंशियल ईयर 24, यानी कि जो अभी ये लास्ट वाला गुजरा है, कौन सा, जनवरी फरवरी मार्च वाला, जनवरी फरवरी मार्च में इन्होंने 2835 क्रेन बेची हैं। अगर बात करें कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट की तो वही 242 से सीधे 274 से 304, ठीक। अब आगे बात करते हैं मटेरियल हैंडलिंग वही देखो, ये सब बड़े बड़े डब्बे कंटेनर रखे हैं, मैं बताया था पीछे आपको, ये वो उठाने का काम करता है। तो ये भी सेल इनकी बढ़ी है। एग्रीकल्चर इक्विपमेंट में थोड़ा घटा है, पता नहीं क्या रीज़न रहा क्या नहीं, अभी बढ़ जाएगा क्योंकि काफ़ी इन्होंने नए प्रोडक्ट लेकर आए हैं, काफ़ी सारे ट्रैक्टर उन्होंने नए निकाले, पहले 2 या 3 तरह के इनके ट्रैक्टर बस आते थे, ठीक है ना। सेगमेंट वाइज ईयरली सेल्स वॉल्यूम, ठीक। यहाँ पे देखो क्वार्टरली दिया था और यहाँ पे ईयरली दिया है, यानी कि अगर फाइनेंशियल ईयर 23 का देखो 6500 कुछ क्रेन उन्होंने बेची थी, 6584, और अभी बाद बेची 8970, ठीक। डबल तो नहीं हुई, लेकिन हो सके जल्दी रिसेंटली 1-2 क्वार्टर में ये डबल कर दें। और कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट की बात करें तो 738 बेचे थे, 1156 बेचे थे। कितनी आप ये देख सकते हो कितनी भयंकर, खाली एग्रीकल्चर को छोड़ दो बाकी सारी चीज़ें इनकी बढ़ी हैं, ठीक है ना। ये फाइनेंस का हम पढ़ ही चुके हैं, पहले ही देख चुके हैं सारा स्क्रीनर पर। और यहाँ थोड़ा सा ग्रोथ देख ली, टोटल इनकम इन INR, ठीक है। ये बढ़ी 30,000 तक पहुँच गई, ठीक है ना। फाइनेंशियल 21, 22, 23, 24 टोटल इनकम, ठीक है ना। 12 करोड़, 16 करोड़, 32 करोड़, 29,000 करोड़ 900, ठीक है ना। EBITDA एंड EBIT मार्जिन, EBITDA वही सिंपल है, इनकम बिफोर इंटरेस्ट टैक्स डेप्रिसिएशन एंड अमोनेटाइजेशन। इसका पूरा मीनिंग मैं बाद में सब चीज़ें मैं समझा दूंगा क्या क्या चीज़ें होती हैं, अभी मैं खाली शॉर्ट में बता रहा हूँ। जो चीज़ बढ़नी चाहिए वो बढ़ रही है, ठीक है। ये देखिए यहाँ पैट, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स और प्रॉफिट मार्जिन। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 798, अप्रोक्स 800, 1000, 1700, लगभग डबल कर दिया 2 साल में, डबल से भी ज़्यादा, ठीक है ना। और मार्जिन भी बढ़े हैं, मार्जिन, ठीक। और आगे बात करते हैं हम वर्किंग कैपिटल वही है भाई, कितने दिन में आप सब कुछ, आपका जो वर्किंग कैपिटल है कितने दिन में वो पूरा साइकिल घूम के आ जा रहा है, एक आइटम को कितने बना के बेच दे रहे हो आप, ठीक है ना, वही है, ठीक। और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय ROC वो आपको बता ही रखा, 42 को चल रहा है, जो एक बहुत बढ़िया है, कि 15 से 20 के बीच में रहता तो हम उसे भी अच्छा ही मानते हैं। अगर यहाँ पे कैपिटल डाटा मार्केट का हमने किस तरह से परफॉर्म किया है, मार्केट ने ये परफॉर्म किया और इनके चार्ट ने इतना अच्छा परफॉर्म किया है, ठीक है ना। परसेंटेज दे रखा है ना, नहीं दे रखा, अप्रोक्स 200% का रिटर्न इन्होंने पिछले 1 साल में दिया है, ठीक है ना। बाकी प्रोमोटर का होल्डिंग दिया है, और ये बाकी और कुछ नहीं इसमें। अब चलते हैं सीधे इसके, अब हम सीधे चलेंगे इसके टेक्निकल पर देखते हैं हम। टेक्निकल पर जब जाएंगे, टेक्निकल पर हमें कुछ चीज़ें मिलेंगी देखने को। रुक जा भाई वीडियो। ये सिंपल चार्ट एस का खुला हुआ है, जो वीकली पे लगा हुआ है, सिंपल चार्ट है, इसमें कोई इंडिकेटर वगैरह कुछ नहीं लगा। हम सिंपल क्या करेंगे, हम क्या करते हैं देखो, अब जब हम इन्वेस्टर हैं तो हम बड़ा नज़रिया लेके चलते हैं, उसके लिए हम चार्ट ही बड़ा देखेंगे। वो चार्ट हमेशा कम से कम 1 साल का चार्ट हम देखेंगे, ठीक है ना। हम ये नहीं कि 1 महीने का चार्ट या डेली चार्ट या फिर वीकली चार्ट देख लेंगे। हम चार्ट को हम हमेशा 1 साल के फ्रेम पर देखेंगे और उसको डे पर रखेंगे, यानी कि डेली कैंडल पर रखेंगे, ठीक है ना। तो अभी डेली कैंडल वगैरह हमेशा रखते हैं। तो आप ये देखिए, जूम आउट करता हूँ थोड़ा, और ये चार्ट कहाँ जा रहा है भाई, सिंपल है, कोई बता देगा, ये चार्ट ऊपर जा रहा है धीरे धीरे। अब लेकिन हाँ, इसमें होता क्या है, हम क्या करते हैं, हम जब कभी स्टॉक लेते हैं, हमने सपोज करो हमने यहाँ कभी बाय कर लिया इसको, इस लेवल पर कभी हमने बाय कर लिया यहाँ पे, और हम जब घबरा के यहाँ निकल गए तो हम यार लॉस करा दिया। नहीं, आप चार्ट का ट्रेंड देखो, ट्रेंड क्या कह रहा है, हमेशा ट्रेंड को फॉलो करोगे तो आप हमेशा पैसा बना के ही निकलोगे, बिना पैसे के नहीं निकलोगे। किसी बंदे ने यहाँ बाय करा, वो घबरा के यहाँ निकल गया, नहीं, ये माइंडसेट बिल्कुल ख़राब है। आप शॉर्ट टर्म के लिए आपने बिजनेस पढ़ रही है, आपने सब कुछ देख लिया, भाई ट्रैक्टर ये बना रहे हैं, सब कुछ ये बना रहे हैं, तो हमें हमेशा लॉन्ग टर्म का ही सोचना है। अब हम ये कैसे पता करेंगे चार्ट क्या ट्रेंड क्या चल रहा है, भाई डाउन ट्रेंड है, अप ट्रेंड है, ठीक है ना। शॉर्ट टर्म में तो आपको सब कुछ देखने को मिलेगा, ठीक है ना। शॉर्ट टर्म में चीज़ें रहेंगी भाई, 10-5% करेक्ट हो गया, तो वो चीज़ें रहती हैं शॉर्ट टर्म में, आपको सब कुछ
हो सकता है, हो सके 20 से 30% तक चार्ट करेक्ट कर सकता है, ठीक है ना, शॉर्ट टर्म में। तो हमें हमेशा शॉर्ट टर्म नहीं लेके चलना है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हमें वैसे इंडिकेटर लगा रखे हैं, हम 200 मूविंग एवरेज, सिंपल मूविंग एवरेज 200 डेज़ का लगाएंगे। वो लगा हुआ हम खाली से शो कर रहे हैं, ठीक है, हम व्यू कर दिया, ये आ गया। जब तक स्टॉक इसके ऊपर, इसको अप ट्रेंड मानते हैं, ठीक है ना, हम इसके ऊपर स्टॉक में परचेजिंग करनी है। तो और दूसरा हम लगा देते हैं ये एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, ये हमारा है 21 डेज़ का, ठीक है ना। यार ये 2 क्यों आ गए, एक ही तो लगाया था मैंने, चलो कोई नहीं। और हमें इसमें अगर अब बोले कि हमें बाय कहाँ करना है, बाय करना है तो एग्जिट कब करना है, तो एग्जिट स्ट्रेटेजी के लिए हम एग्जिट के लिए हम क्या करेंगे, एग्जिट के लिए हम वीकली पे डाल देंगे इसको, ठीक, सिंपल आ गया, वीकली पे आ गया। अरे नहीं यार, ठीक है, हो गया, डन, अभी डल गया। इसमें देखो 2 आप सिंपल यहाँ देख सकते हो, मैं दिखा दूँ, कोई इसमें वो नहीं, कोई बड़ी चीज़ मैं नहीं करने वाला, वही सिंपल चीज़ें मैं कर रहा हूँ। एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज लगा हुआ है 21 दिन का, ठीक है ना, 21 दिन का वीकली, 21 दिन 21 भरा हुआ है, उसका मतलब 21 काउंटिंग है, और वीक पर हम डालेंगे वीक का दिखाएगा, ठीक है। 21 वीक का ये लगा हुआ है, 21 वीक का एवरेज ले बोल सकते हो। और मूविंग एवरेज 200 दिन का लगा हुआ है, तो मूविंग एवरेज 200 दिन का लगा हुआ है, ठीक है ना। अभी वीक में पड़ा हुआ है, 200 वीक का दिखाएगा। लेकिन हमें हमारा मेन फोकस है, हमें बाय कब करना है, बाय तो हमें हमेशा इसके ऊपर ही करना है, ठीक है ना। किसके ऊपर करना है, मूविंग एवरेज के ऊपर, EMA 21 के ऊपर। जब तक स्टॉक इसके ऊपर है समझ लो कि उसमें अप ट्रेंड चल रहा है। आप देखो ये कब सब ट्रेंड में है, बिल्कुल सिंपल है। हम बहुत गलती करते हैं, हम बाय करते हैं, हम भूल जाते हैं यार ये क्या हो गया, हम डर घबरा जाते हैं यार ये तो गिर गया, ये तो वो हो गया। नहीं, घबराना नहीं है, ठीक है ना। बस हमें देखना है कि हमारा जो इंडिकेटर है वो हम उस पर फुलफिल हैं, जो चीज़ हमने देखनी वो चीज़ फुलफिल है या नहीं है, ठीक है ना। अब आप यहाँ देखिए सिंपल, ये लेवल, ये चार्ट कहीं यहाँ पे ऊपर निकला था, रेट क्या था 230 पर। अगर आप इसको बाय किए होते तो आप अभी तक इस पर राइड कर रहे होते, ठीक है ना। आप कहाँ तक राइड करते इस पर, आप देखिए, आप यहाँ पे ऊपर निकला था, तब से लेके अभी तक ये इसी के ऊपर ही चल रहा है, ब्लैक लाइन के ऊपर ही चल रहा है। ब्लैक लाइन क्या है, सिंपल मूविंग एवरेज है, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 21 वीक का, और वीकली कैंडल पे ये चार्ट लगा हुआ है, ठीक है ना। तो अभी ये जो गिरावट आई थी रिजल्ट डे वाली, तो तब इसके नीचे गया था, ठीक है ना, फिर से वापस ऊपर आ गया। तो अभी इसके अंदर बाइंग की जा सकती है, कोई दिक्कत नहीं। अभी आप कहोगे यार ये तो काफ़ी टाइम से चला नहीं, पिछले 3 महीने से रुका हुआ है, हाँ वो चीज़ है। अभी मैं एक चीज़ आपको दिखा देता हूँ, इसके ऊपर रेसिस्टेंस पड़ा हुआ है यहाँ, लाइन डाल देता हूँ सिंपल, हॉरिजॉन्टल लाइन सिंपल, ये लग गई, ठीक है। और ये रेजिस्टेंस और सपोर्ट इसका है, सिंपल लाइन हॉरिजॉन्टल, ये लग गई लाइन हॉरिजॉन्टल, सिंपल है, कुछ नहीं, आपके सामने सब कुछ कर रहा हूँ, आप देख ही रहे हो। तो इस सीखने वाली चीज़ें हैं, आप सीखना इन चीज़ों को। तो इसका ये देखो ऊपरी लेवल 1600 है, 1600 पास रेजिस्टेंस पड़ा हुआ है, वैसे बीच में ऊपर भी निकला था, नहीं सब रुका नहीं था। तो जो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है वो 1600 पे, और जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है 1373 या 1380 के पास हम इसका मान सकते हैं, क्योंकि ये जो लाइन है ब्लू लाइन और ब्लू कॉलम जो है ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस दोनों चीज़ें। तो आप यहाँ देखिए, ये जो है इसका ये यहाँ ब्लू लाइन वाला ये सपोर्ट है, और ये जो ऊपर की ब्लू लाइन है ये वाली है, इसका ये रेजिस्टेंस है। तो ये क्या कर रहा है, ये स्टॉक इसी जोन में घूम रहा है, ठीक है ना। और जो ट्रेडिंग वाले बंदे होते हैं उसमें ट्रेडिंग कर सकते हैं अपने हिसाब से, देख के भाई कब नीचे आ रहा तो फिर से बाय कर लो, ऊपर जाके बेच दो, 10-5% के लिए कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमारा पर्पज़ 10-5% निकालना नहीं है, हमारा पर्पज़ है मल्टी बैगिंग करना का। स्टॉक किस तरह 4 गुना 5 गुना होते हैं वो हमारा करने का पर्पज़ है, ठीक है ना। अगर हम इसको यहाँ भी बाय किए होते हैं सिंपल, जब ये इसके ऊपर निकला था यहाँ इस लेवल पे कहीं पर, ठीक कहीं पे यहाँ ये जो लेवल यहाँ पे बाई किए थे तो क्या रेट था 231। अभी 231 सीधे सीधे पहुँच चुका है ये कहाँ पे, 231 सीधे सीधे अभी 1400 रुपये पे चल रहा है। तो अभी आप लगा लीजिए लग कितना गुना हो गया, लगभग अप्रोक्स अगर हम लें तो 6 से 7 गुना के अप्रोक्स स्टॉक को रखा है। तो हमारा पर्पज़ वही है, शॉर्ट टर्म पर्पज़ भी नहीं है। और आप कहोगे कि आपने कब बाई किया था, हाँ मैंने बाई किया था। मेरा जो बाइंग लेवल था मैं आपको बता दूं, मेरा बाइंग लेवल इसमें कहाँ था, एक बारी थोड़ा सा जानकारी के लिए आपको पता होना चाहिए, क्योंकि आप जिसको फॉलो कर रहे हैं मैं बाइंग लेवल आपको शेयर जरूर करूँगा। मेरा जो बाइंग लेवल था, पहला मेरा बाइंग लेवल था ये वाला, यहाँ पे जब ये वाला ब्रेकआउट दिया था 146 के आसपास था मेरा बाइंग लेवल। किधर गया ये मेरा बाइंग लेवल था 150 के आसपास, ये वाला जब ब्रेकआउट दिया था। और उसके बाद से मैं इसमें से निकल गया था, कहाँ पे मैं भी बताऊँगा मैं निकला कहाँ था। मैं इसमें निकल गया था ये जब ये साइडवेज चला गया था,
तो 250 के आसपास मैं इसमें से यहाँ पे निकल गया था, कहीं 250 200 ऐसे नहीं दिखा, ऐसे दिखाता हूँ मैं, कहीं यहाँ पे इस जगह पे यहाँ कहीं इस पर से निकल गया जब ये साइडवेज चला गया था। मैं फिर इसको कंटिन्यूस वॉच कर रहा था कि कब से फिर से इसमें ब्रेकआउट आएगा, तो फिर मैंने अगेन इसमें बाई किया था। वही मैं आपको दिखा देता हूँ अभी, एक मिनट यार। मेरा 295 का लेवल था ये वाला, कहीं यहाँ ये मेरा लेवल था, ठीक है ना। तो मैं वही कोशिश कर रहा हूँ आपको थोड़ा थोड़ा बताया जाए हल्का हल्का किस तरह से चीज़ें। ये हाँ, ये इसका देखो आप सिंपल देखोगे, यहाँ पे रेजिस्टेंस पड़ा हुआ था तो मैं इसमें यहाँ पे निकल गया था, ऊपर नहीं जा रहा था। लेकिन जब बाद में रेजिस्टेंस तोड़ा अपना यहाँ पे, तो मैंने इसको जब निकला तब बाय नहीं करा। जब थोड़ा सा रिट्रेस करके आया था नीचे, मैंने तब इसको कहीं यहाँ पे कहीं बाय कर लिया था मैंने इसको। 300 का रेट रहा था, और 300 का रेट से अभी भी मैं इसमें होल्डिंग है, मेरी पूरी बनी हुई है होल्डिंग। तो अरे चार्ट खुल जा। अभी आप देखिए 300 रुपये से यहाँ से लगभग मेरा 5x हो चुका है ये स्टॉक अप्रोक्स। और आपको अगर दिखाना चाहता हूँ मैं वो भी दिखा दूँगा आपको नेक्स्ट वीडियो में कि मेरा बाइंग सेल पूरा दिखा दूँगा, ठीक है ना, सब कुछ। तो अभी इस वीडियो का पर्पज़ यही है कि आपको समझाना टेक्निकल फंडामेंटल किस तरह से आपको देखना है, तो टेक्निकल आपको समझ में आया होगा थोड़ा थोड़ा। वैसे मैं टेक्निकल का अलग से वीडियो बनाऊंगा, छोटा 15-20 मिनट का वीडियो, उसमें आपको अच्छे से मैं सिखाऊंगा, ठीक है। तो आप अगर इसमें बाय करना चाहते हो, आपका खुद का पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ भी बाय कर सकते हो कि फंडामेंटल अच्छा है, साइडवेज है, कोई दिक्कत नहीं है, ऊपर जाएगा ही जाएगा, ठीक है ना। सपोर्ट इसमें आप 1380 1350 के आसपास सपोर्ट लेके चल सकते हैं। अगर स्टॉक इसके नीचे जाता है और ऊपर नहीं आता, नीचे सस्टेन करने लगता है, ऊपर नहीं आता है, तो समझ लेना कि डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो चुका है। और दूसरा आप जो ट्रेंड बताएगा आपको, ये ब्लैक लाइन मैंने कलर ब्लैक दिया होगा, आपको वैसा भी कलर दे सकते हो उसको, ठीक है ना। तो ये 21 दिन का मूविंग एवरेज है, 21 मूविंग एवरेज वीकली चार्ट पर, ठीक है ना। तो अगर इसके नीचे ट्रेड स्टॉक करने लगा और ऊपर नहीं आता है, तो आपको 9 सेकंड थोड़ा तुरंत निकल जाना है, क्योंकि यही आपको ट्रेंड बताएगा। ये स्टेज बताएगा आपको, फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज। अब स्टेज क्या होती है वो स्टेज में आपको अगली वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में कुछ बता दूंगा उसके बारे में, स्टेज का अलग से मैं वीडियो एक बना दूंगा, ठीक है ना। तो अभी फिलहाल के लिए इतना ही है। उसका जो रेजिस्टेंस पड़ा हुआ है 1600 के ऊपर जाता है, 1700 1650 के आसपास अगर ये सस्टेन करता है, तो आप इसमें आगे के लिए भी पोजीशन बना सकते हो। और उसके बाद इसका जो सपोर्ट होगा वो 1600 इसका सपोर्ट बन जाएगा, ठीक है ना। आपको पता है वही जो चीज़ रेजिस्टेंस होती है उसके बाद में वो सपोर्ट बन जाती है, ठीक। तो ये भी है। तो अभी आपको वीडियो अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, तो इसको शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें, ठीक। बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें, ताकि हमारी नेक्स्ट आने वाली वीडियो आपको टाइमली मिल जाए, टाइमली इसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। हम कोशिश करेंगे हर हफ्ते एक वीडियो जरूर लेकर आएँ, किसी स्टॉक के ऊपर या फिर टेक्निकल या फिर फंडामेंटल के ऊपर थोड़ा थोड़ा सिखाने की कोशिश करेंगे। बाकी आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कितना सपोर्ट करते हो, कितना लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते हो, ताकि हमें मोटिवेशन मिले। अगर हम वीडियो बनाए, इतना इन्फॉर्मेटिव वीडियो, टाइम लगता है सब कुछ डाटा निकालने में, सब कुछ जाने में, तो हमें उस पर रिएक्ट नहीं मिल रहा है लोगों का, तो फिर हमारा कोई मतलब नहीं बनता वीडियो बनाने का। फिर हम अपने में ही लगे रहेंगे, अपना खुद का करते रहेंगे। आपको उस चीज़ से आप हमारे से जो हम जितना नॉलेज जानते हैं, जितना हम जान पाएँ, वो आप इतना नहीं जान पाओगे, ठीक है ना। तो आपका भी ये फ़र्ज़ बनता है, थोड़ा सा कर्तव्य है आपका, थोड़ा सा हमें सपोर्ट करें, चैनल को वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन क्लिक जरूर करें। और अभी मैं क्या करूँगा आगे बात हो, धीरे धीरे सब कुछ आपको बहुत डिटेल में चीज़ें सिखाऊंगा टेक्निकल पे। भाई आप स्टॉक में क्यों फंसे हुए हो, देखो अभी हमने इसको डे पे डाल दिया है, ठीक है ना। पहले वीकली पे डाला हुआ, तो डे पे भी देखो एग्जैक्ट वही चीज़ें हमारे सामने आ रही हैं। 1600 के पार बार 1600 के पास जाके बार नीचे आ रहा है, यहाँ। और नीचे जो सपोर्ट बना हुआ है, यहाँ देखिए, यहाँ से लेते हैं, ये वापस गया, ये वापस गया, यहाँ से वापस गया। तो ये इसे बोलते हैं डारवास बॉक्स। सिंपल आप कहें डारवास बॉक्स, इस बॉक्स में फंसा हुआ है। जैसे इस बॉक्स से बाहर निकलेगा तो ये या तो ऊपर की तरफ निकलेगा, नीचे की तरफ निकलेगा, ठीक है ना। तो ऊपर की तरफ निकलेगा तो ऊपर ही जाएगा। पर डेली चार्ट पे आप इसको मूविंग एवरेज को देख के, ब्लैक वाला जो मूविंग है, ब्लैक वाली लाइन जो इसको कैलकुलेट नहीं करना, कहते आप सोचा इसके नीचे आएगा निकल जाए, नहीं, ये काम करेगा आपका खाली वीकली पे, ठीक है ना। डेली के लिए अगर डेली पे लगाना तो आपको 100 या फिर 50 का प्रयोग कर सकते हैं डेली मूविंग एवरेज का, डेली चार्ट के लिए, ठीक है। तो वो चीज़ मैं आपको धीरे धीरे सब कुछ सिखाऊंगा, मूविंग एवरेज कैसे लगाना है, ये सब धीरे धीरे आगे मैं सिखाता रहूँगा। चार्ट हमेशा देखना है आपको, तो 1 महीना या 2 महीने का नहीं देखना है, पूरे 1 साल का चार्ट पे ही आपको लगा के देखना है, ठीक है। तभी आप पिक्चर परफेक्ट देख पाओगे, नहीं तो आप नहीं देख पाओगे पिक्चर परफेक्ट चार्ट के अंदर, ठीक है ना। ये कहाँ इसमें सेलिंग वाला क्राइटेरिया हिट हुआ था, तो अभी आप ये देखोगे कि इस लेवल पे कहीं यहाँ लेवल पे सेलिंग क्राइटेरिया हिट हुआ था, यहाँ पे जहाँ पे इसके नीचे आया था, यहाँ पे बेचा होगा, फिर लोगों ने यहाँ पे बाय किया होगा, फिर से ये वाला टाइम उनका सेव हो गया। इस टाइम फ्रेम में वाला जो पैसा होगा उन्होंने कहीं और डाल दिया होगा, और उस पैसे ने फिर वहाँ पे ग्रोथ करना स्टार्ट कर दिया होगा। देन आफ्टर वो हो सके वो भी ग्रोथ किया, फिर उन्होंने वापस से कितने महीने का टाइम फ्रेम था, ये सितंबर अक्टूबर नवंबर, और 2 महीने तक कहीं नहीं गया स्टॉक, ठीक है ना। उसके पहले अगर आप पीछे चलते हैं, थोड़ा सा देखते हैं कहाँ कहाँ चीज़ें हिट हुई हैं, जो हमारा ट्रिगर है, जो जिस पर हम वीडियो बना रहे हैं।
डेली चार्ट पर लगा हुआ है, चार्ट थोड़ा स्लो है, नेट स्लो है, ठीक है। चलो कोई नहीं, ये चीज़ें बाद में सारी देख लेंगे। नेट थोड़ा स्लो, वीडियो फिर काफ़ी लंबा हो जाएगा। अभी ऑलरेडी 50 मिनट का वीडियो हो चुका है, तो मैं नहीं चाहता कि इतना लंबा वीडियो हो, ताकि आपको देखने बोरियत ना हो। बस सब चीज़ें मैंने बहुत डिटेल में बताई हैं, और आगे को मैं इतना डिटेल में नहीं बताऊँगा कि आप सीख चुके होंगे। थोड़ा शॉर्ट में वीडियो बनाऊंगा आने वाली वीडियोस, ठीक है ना। तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। और अपने जो कोर इन्वेस्टर हैं, मतलब कि जो बंदे इन्वेस्ट करना चाहते हैं सीरियसली और ट्रेडिंग व्रेडिंग से दूर रहें, तो उनको ज़रूर शेयर करें, उनको काफ़ी कुछ सीखने मिलेगा। और इस चैनल पर हम कोई बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं दे रहे हैं, ना ही आपको सलाह देते हैं बाय और सेल करने की, खरीदने बेचने की कोई सलाह नहीं देते। आपको इस स्टॉक को बाय करना या सेल करना अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से एडवाइस लेके ही बाय और सेल करें, उसके लिए आप पूरी तरह से जिम्मेदार होंगे, हम नहीं, ठीक है ना। तो आप बाकी आप देख लें, आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियो लगी तो आप अदर दूसरे स्टॉक पे जाके ये चीज़ लगा के देख सकते हैं, कभी ये चीज़ पैरामीटर काम कर रहा है नहीं कर रहा है, और ये हमेशा काम ही करेगा, देख लेना आप, ठीक है ना। ओके, बाय बाय, जय हिंद। ध्यान रखिए अपना, पढ़ते रहिए, लिखते रहिए, देखते रहिए, और लगे रहिए, हमेशा लगे रहिए। ठहरा हुआ पानी भी बेकार हो जाता है, चलता फिरता व्यक्ति या प्रोग्रेसिव व्यक्ति हमेशा अच्छा होता है, ठीक है ना। तो पढ़ना तो पड़ेगा, या अगर कंपनी ढूंढे तो पढ़ना आपको पड़ेगा ही, बिना पढ़े कंपनी आपको नहीं मिलेगी, मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक। और बाकी चीज़ें बाद में अगली वीडियो में आपको हम चीज़ें शेयर करेंगे।